नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो साथियों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल का पार्ट 6 और साथियों ये होगा मगध साम्राज्य का पार्ट 6। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अशोक सम्राट के बारे में। तो साथियों, अशोक सम्राट के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बायोडाटा बता दिया था, लेकिन आज हम उनको फुल डिटेल से समझेंगे। उनका कौन कौन के साथ युद्ध हुआ था, कौन कौन से साम्राज्य जीते थे, क्या क्या संधियां हुई थी, इन सबको हम समझने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप लोग बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कलिंग के युद्ध से। देखिए, कलिंग का युद्ध जो कि बहुत भीषण तथा बड़ा युद्ध हुआ है। सम्राट अशोक द्वारा यह लड़ा गया अंतिम युद्ध भी था। सम्राट अशोक ने इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। देखिए ये युद्ध क्या बताता है। देखिए, कलिंग का युद्ध, राज्य था उड़ीसा। कलिंग का उड़ीसा का नाम क्या था प्राचीन? कलिंग। अब राज्य क्या था? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आता है कलिंग। बात करें समय था 261 BC। राजधानी तोसली और राजा का नाम क्या था? अनंत। उस टाइम पे राजधानी का नाम था तोसली और राजा थे अनंत। देखिए, राज्याभिषेक के 8वीं साल में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। देखिए, जब राज्याभिषेक हो गया उनका, तब उन्होंने क्या किया कि 8वीं साल बाद, जैसे कि 269 BC में उनका राज्याभिषेक हुआ था। साथियों, 269 BC में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। अब देखिए, राज्याभिषेक के 8वीं साल बाद, यानी कि लगभग 261 BC, क्योंकि आपको पता होगा BC रिवर्स में जाती है और AD आगे की तरफ जाती है। ठीक है साथियों, ये AD और BC का मैंने आपके लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, AD और BC के ऊपर। ठीक है साथियों, राज्याभिषेक हुआ था 269 BC को और जब उनका युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 BC को। देखिए, यानी राज्याभिषेक के 8वीं साल के बाद कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया। किसने? सम्राट अशोक ने, और राजा अनंत को हराया। यह युद्ध बड़ा तथा भीषण रहा। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी था और भीषण रहा, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोग, और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। ठीक है साथियों, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। इस भीषण युद्ध को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। देखिए, क्योंकि चारों बगल खून खराबा देखते हुए अशोक का मन परिवर्तित हो गया तथा अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया उन्होंने। जब उनका लास्ट टाइम चल रहा था तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध के स्थान पर अहिंसा के मार्ग को अपनाया। ये था सम्राट अशोक का कलिंग का युद्ध। ठीक है साथियों, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। राज्य था उड़ीसा, समय 261 BC, राजधानी तोसली और राजा का नाम क्या था? अनंत। ये इंपॉर्टेंट है, राजा का नाम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। देखिए, राज्याभिषेक के 8वीं साल के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, राज्याभिषेक के कितने साल बाद उन्होंने आक्रमण किया था, इसको आप याद रख लेंगे तो भी आपका हो जाएगा आगे कैलकुलेट करके। तथा राजा अनंत को हराया। यह युद्ध बड़ा तथा भीषण रहा, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। इस भीषण युद्ध को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया तथा अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। ठीक है साथियों, ये था कलिंग का युद्ध। ठीक है साथियों, चलिए आगे समझते हैं। तो साथियों, अब समझते हैं अशोक का बौद्ध धर्म और उससे जुड़ी कुछ बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाया। देखिए, शिक्षा ली थी, वो किससे ली थी? वो ली थी उपगुप्त से। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से शिक्षा ली अशोक ने और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म भी बनाया उन्होंने। पहले तो उन्होंने स्वयं का धर्म बना लिया, फिर उन्होंने कहा कि मेरी प्रजा भी इस धर्म को अपनाएगी और पूरी प्रजा को भी अपनाया। ठीक है साथियों, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की गई। देखिए, एक कमेटी बनाई गई थी इसका, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि क्या करते थे साथियों? एक देश से दूसरे देश में जाकर प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने अपने पुत्र तथा पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा, पुत्र तथा पुत्री को विदिशा से श्रीलंका के लिए भेजा। कहाँ से भेजा था? विदिशा से। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसको नोट कीजिएगा। विदिशा से कहाँ तक गए थे? वह श्रीलंका।
विदिशा से श्रीलंका भेजा गया था। किसको? बौद्ध भिक्षुओं को, पुत्र और पुत्री को। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। कहाँ से भेजा था? विदिशा से श्रीलंका के लिए। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। देखिए, इसके अलावा इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, इन देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया तथा अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई, जो कि कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है साथियों, ये था अशोक का बौद्ध धर्म और उसका प्रचार प्रसार। एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए, अशोक ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। किससे ली थी? उपगुप्त से, तथा बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाया, अपना बनाया तथा पूरे राज्य का भी बना दिया। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की गई तथा अपने पुत्र तथा पुत्री यानी महेंद्र और संघमित्रा को विदिशा से श्रीलंका के लिए भेजा। इसके अलावा इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, इन देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे समझते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा साथियों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दी गई लिंक के द्वारा आप उसको देख सकते हैं, आई बटन दबाकर, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। तो साथियों, अब पढ़ते हैं अपना अंतिम टॉपिक, जो कि है अशोक के अभिलेख। देखिए साथियों, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में आपको पूरा करके दिखाऊंगा। इसमें आपको मैं बेसिक सी लाइन बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा साथियों, ये पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, क्योंकि इसमें हम आगे जो पढ़ेंगे, जो आएगा अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और अन्य अभिलेख और लिपियाँ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में कंफर्म करेंगे, और जो बहुत बड़ा टॉपिक होगा साथियों अपने आप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशोक के अभिलेख। अशोक, ये देखिए एक बात को नोट करिएगा साथियों, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट। अशोक भारत का पहला राजा है जिसने अभिलेखों की शुरुआत की। अभिलेख और शिलालेख की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, जिसको आपको याद रखना है। एपिग्राफी कहलाता है। देखिए साथियों, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अशोक के अभिलेखों की खोज करने का श्रेय पेंथलेयर को जाता है, और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जो कि 1837 में उन्होंने पढ़ा था। देखिए, जो अशोक जो पहला सम्राट है जिसने अभिलेख और शिलालेख की शुरुआत की थी, और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है साथियों एसएससी के में अंदर। और अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय पेंथलेयर को जाता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 में अभिलेखों को पढ़ा। तो साथियों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर कुछ भी इसमें डाउट हो या कुछ भी ना समझ में आए हो तो आप उसको कमेंट करके या फिर हमारे दी हुई इंस्टाग्राम आईडी पर आप उसको लिंक भेज सकते हैं, उसको फॉलो करके साथियों आप हमसे कुछ भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो साथियों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।